Okay. Keep silence. नहीं सर ये होता है इसलिए मुझे एक दिन मैथ्स एक दिन साइंस अच्छा लगता था साइंस पढ़ रहे इतने दिनों से मैथ्स कर लेते यार ये नहीं होता ये भी नहीं होता मैथ्स भी नहीं होता मेरे से तो नहीं होता मेरा बाकी नहीं होता ये तो गवार एक और क्वेश्चन है, नेम 5 टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड देयर मीनिंग। मीनिंग मतलब किस लिए हुए थे मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा था ये अभी क्वेश्चन पढ़े तो अलग ही निकल गया पढ़ता पड़ेगा यही आंसर ये सेकंड वालेगा ये सब फर्स्ट का सेकंड ये लिखना है और फिर थर्ड का जो क्वेश्चन है सर बना सर बस उसमें आएगा फिर सर पहले फाइंड करना है द पेपर द क्वेश्चन सर ये देखो So why do we need to conserve natural resources? ये कब हुआ? Because resources are limited, but generation or ये population is continuously increasing, so we should conserve natural resource so that it fulfills the need of. फर्स्ट में वही है, दो तरीके से आ भी सकता है, तो आप उसी को घुमा फिरा के लिखते हैं। वो मैनेजमेंट के टर्म्स में लिखें, ये हमें क्यों कंजर्व करना है। प्रॉपर मैनेजमेंट इज नीडेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट कंट्री लेवल, एट स्टेट लेवल। फोर्थ का सेकंड है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट पॉपुलेशन इज एवर इंक्रीजिंग, so to fulfill requirement of all natural resources are needed to be conserved. To fulfill requirements of all natural resources are needed to be conserved. हाँ, मतलब
प्राकृतिक संपदा तो सीमित है, लेकिन जनसंख्या असीमित रफ्तार से बढ़ रही है। उन सभी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु हमें प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करने की आवश्यकता सर है। रिसोर्सेज 5 टाइप ऑफ रिसोर्सेज रिवॉल्यूशन होगा। रिवॉल्यूशन। तो गलत है। अरे बहुत इजी आई है तो रिवॉल्यूशन नहीं नहीं पर रिवॉल्यूशन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। ऑयल नहीं पल्सेस। सेकंड थर्ड तो बहुत आसान है, हाँ फर्स्ट और फोर्थ में ही दिक्कत है बस वो डेफिनेशन याद कर लो, बाकी तो पकड़ लोगे। वही याद करने की कोशिश डेफिनेशन में याद कर लो, बाकी तो जो लिख दोगे वो चल जाए। जो लिखाया है सेकंड क्वेश्चन में क्या What do we get from cereal? सीरियल से हमें क्या मिलता है? हाँ, यही है, पल्सेस से प्रोटीन, फ्रूट्स एंड मिक्सचर, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और फाइबर, यही लिखा। एग्जाम्पल तो पूछे नहीं है, आगे लिखेंगे नहीं हम। हाँ फिर मैं की पूछा ही नहीं है सर मैं कितने खुश हो जाते हैं, जैसे अब तो बस अच्छा नहीं लिख रहे हो, और तो शुरू करो। कौन सेकंड वाला उनको छोड़ के सब याद था। क्या मिलता है सीरियल से? कार्बोहाइड्रेट। चलो स्टार्ट करो। देखो पियानी ने शुरू कर दिया, आप लोग भी शुरू करो। मैंने भी कॉल किया, बस मैं निकाल रहा था। करो करो। ओके ओके नाउ स्टार्ट इट। अब ज्यादा मत देखो तो फिर क्लास भी शुरू हो। बंद करो। चलो चलो। कैसा नहीं चलेगा? कैसा चलेगा? उसको खुद 1 घंटे बाद मिला। बंद कर दीजिए, ये ले। हो गया। चलो बात नहीं, अपना अपना करो बेटा, बंद करो सौम्या। स्टार्ट बंद करिए। बंद करिए धर्मेश।
अपना करो धर्मेश, उसका क्या देख रहे हो?
उस दोनों में नाम लिखा हुआ था, दोनों में नाम लिखा हुआ था। एक में लिखा लेकिन हम राइटिंग से ब्रेक में सर आप सेकंड वाला चेक नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो साथ में ही है। सर रिकॉर्ड के डाटा के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि आप नहीं चेक करने वाले हैं। राइटिंग है ना हमारे पास। चलो now there are three methods for crop production and increasing crop yields, that is crop variety management, इम्प्रूवमेंट है ना, crop variety वैरायटी प्रोडक्शन प्रोटेक्शन। जाओ बाहर, निकलो बाहर। Major group of activities, ठीक है, for improving crop yield, for improving crop yield. What are the major group activities? Crop variety management, crop variety इम्प्रूवमेंट। हम कैसे वैरायटी इम्प्रूव करें ये देखो, और इम्प्रूवमेंट नाउ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में पियानी क्या 6 चीजें आती हैं? सर यूज ऑफ HYV सीड्स, हाँ इरिगेशन इम्प्रूवमेंट, मेथड्स इम्प्रूवमेंट, हाँ और सोइंग मेथड्स इम्प्रूवमेंट। हाँ ठीक है। Now there are 6 things which comes in this. So for new varieties of crop to be accepted, it is need that variety production high under different conditions. हमें वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? That is high yield. पहली चीज क्या है? Means per acre of field we should grow as much as crop we can. ऐसा सीड होना चाहिए कि वो हमें पर एकड़ में ज्यादा यील्ड दे, तो तब वैरायटी अच्छी मानी जाएगी कि नहीं? अब एक है कि एक ही सेब उग रहा है, क्या वैरायटी है, पूरे इतनी बड़ी खेत में एक ही उग जाए, तब नहीं मानी जाएगी। तो पर एकड़ ज्यादा हमें अगर यील्ड देगा तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट माना जाएगा। तो पहला हिस्सा क्या है कि दैट इज हायर यील्ड, हायर यील्ड, दैट इज ऐसी वैरायटी हो to increase the productivity of crop per acre. So that is such methods are to be adopted. हमें क्या करना है? वैरायटी इंप्रूव करनी कि नहीं? तो अच्छी यूरिया भी डालनी पड़ेगी, अच्छा मैन्योर डालना पड़ेगा, अच्छे सीड होने चाहिए, अच्छे मेथड्स होने चाहिए इरिगेशन के। अगर सब कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा कि हमारे सीड्स ऐसे होंगे जिन पर कीड़े भी ना लगते हों, यानी किसी भी तरीके के पेस्ट और इन सब से प्रोटेक्टेड हो। तो ऐसा होगा तो पर एकड़ ही लगते ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से टू इंक्रीज व्हाई इट इज डन क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट एंड विद व्हाट एम इट इज टू बी डन टू इंक्रीज productivity of crop, productivity of crop per acre, ठीक है। पर एकड़ में हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। पर एकड़ को 10 मीटर बाई 10 मीटर कहा जाता है, ठीक है। ये 3 मीटर है, तो 10 मीटर बाई 10 मीटर अगर होगा तब पर एकड़ होगा। सेकेंड चीज है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। सबसे पहले तो ज्यादा फसल हो, और कैसी फसल हो? ऐसी फसल हो कि उसमें जो गेहूं लेती है सरकार, वो देखती है उसमें ह्यूमिडिटी की परसेंटेज तो ज्यादा नहीं है। अगर उसमें नमी ज्यादा है तो उसका गेहूं बोरे में सड़ जाएगा, तो फिर अच्छे दाम नहीं देती। किसान उसी के लिए दिल्ली में बैठे हैं कि हमारा गेहूं चाहे जैसा भी हो, उसमें 15% से ज्यादा नमी हो तो भी एक्सेप्ट करो। सरकार क्यों एक्सेप्ट करेगी? उसकी तो सड़ जाएगी फसल, है कि नहीं? तुम बेकार गेहूं अच्छा गेहूं लाओगे क्या सबको एक ही दाम पे लेगी?
नहीं ले सकती है। तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी कंसिडरेशंस वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी, अगर मान लीजिए हमारी क्वालिटी का मतलब क्या है, अगर गेहूं है तो उसकी बेकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो रोटी बने वो सूखी ना बने। जब हम रोटी बनाते हैं ना, बेक करते हैं, तो बनने के बाद मुलायम हो। इसी तरीके से अगर वो हमारा फॉडर है तो चौड़ी पत्तियां होनी चाहिए, वाइडर लीव्स, प्रोफ्यूज लीव, खूब घनी पत्तियां, तभी तो वो चारा अच्छा कटेगा कि नहीं। डंठल नहीं चाहिए चारे में, ज्यादा क्या चाहिए, प्रोफ्यूज्ड लीव्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अलग अलग के लिए अलग अलग डिजाइनेबल है। इफ इट इज पल्सेस देन वी नीड हायर प्रोटीन। इफ इट इज ऑयल, मतलब हमें ऑयल के लिए यूज करना है, देन आफ्टर ग्राउंडिंग इट वी शुड गेट मोर ऑयल। हमें बड़े बड़े दाने नहीं चाहिए, छोटे में भी अगर ज़्यादा तेल निकल जाए तो बढ़िया है। तो इस तरीके से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हैं, अलग अलग वैरायटी से। सीरियल से अलग है, और जो ऑयल वाले हैं फैट ऑयल वालों से अलग है, और फॉडर से अलग है, और कार्बोहाइड्रेट वाले से अलग है। सो दैट इज क्वालिटी कंसिडरेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी इज नीडेड किसके लिए बताओ, is needed for wheat। वो गेहूं अच्छा माना जाएगा जिस जो बेक करने पर मुलायम रहे, सूख ना जाए, ठीक है। एंड प्रोटीन क्वालिटी फॉर पल्स, प्रोटीन कितना अच्छे से अच्छा मिल जाए, क्वालिटी फ्रॉम पल्स। तीसरी चीज नेक्स्ट इज ऑयल क्वालिटी किसके लिए चाहिए, ऑयल क्वालिटी फ्रॉम ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स, ध्रुव किसी ऑयल सीड्स का नाम बताओ। एंड दैट इज बोलो सोयाबीन, बोलो, मस्टर्ड हो गया, पीनट हो गया, है ना, सनफ्लावर हो गया। और प्रिजर्वेटिव क्वालिटी फॉर फ्रूट्स। ये फ्रूट हमने ऑस्ट्रेलिया में भेजा, 1 महीने में पता चला बीचिंग सड़ गया 15 दिन में। तो बोले तुम्हारा फ्रूट ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएगा। फ्रूट की सबसे बड़ी कंसिडरेशन है कि उसकी प्रिजर्वेटिव क्वालिटी। अगर हमने उसे पेटी में बंद किया है, 15 दिन रह पाता है कि 30 दिन तक सुरक्षित है, तो भेज दो पूरी विश्व में, तुम्हारा फ्रूट का व्यापार चलेगा। तो प्रिजर्वेटिव क्वालिटी किसके लिए चाहिए, फ्रूट्स के लिए। फॉर फ्रूट्स। एंड नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स। कई बार हम वेजिटेबल भी बाहर भेजते हैं, तो वेजिटेबल्स, इन सब के लिए हमको ऐसी क्वालिटी चाहिए, ठीक है। एंड प्रोफ्यूज्ड लीव फॉर फॉडर, खूब सारी पत्तियां, वो आगे देखा जाएगा। नाउ बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी हमारा जो पौधा है वो बायोटिक, कीट मकोड़ों जो वो नहीं होते हैं, दैट इज पेस्ट्स, माइट्स, ये सारे होते हैं, तो वो सब अटैक करते हैं। तो उन सब से वो बिल्कुल ऐसा हो, कई बार क्या हो सकता है कि पोटैटो के प्लांट्स में माइट डिसीज हो जाता है, कई तरीके की बीमारी रहती है, गोभी में हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं, दैट इज स्मॉल इंसेक्ट्स विच ईट लीव्स। उनको पत्तियां चाहिए, वो खा जाएंगे पत्तियां। घर में भी पेड़ पौधे लगाते हैं, रोग नहीं लग जाते पत्तियों में, काली पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, तो उनसे भी और पाले से भी खूब एक्सेसिव, मान लीजिए कोल्ड आ गया, बर्फ पड़ रही, लेकिन हमारा पौधा हरा भरा है, तो वो एबायोटिक कंपोनेंट, जिनमें जान ना हो, उसको क्या कहते हैं, एबायोटिक का मतलब है टेम्परेचर रेजिस्टेंस हो। एबायोटिक का कंपोनेंट मतलब है एक्सेसिव रेन, ज्यादा जड़ों में पानी डाल दिया तो सड़ना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। रूट शुड नॉट गेट उसको रॉटन व्हेन, अगर वाटर उसमें ज्यादा हो गया, वाटर प्लॉटिंग। तो इस तरीके से हम सारे कंपोनेंट्स देंगे। सो बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स, सो प्रोडक्शन में go down due to biotic components। तो कई बार क्या हो सकता है कि
बायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि इंसेक्ट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, और नीमाटोड्स जानते हो, अर्थवॉर्म, बहुत सारे ऐसे कीड़े लग सकते हैं। तो नीमाटोडा एक हमारा यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा, नीमाटोडा कहीं लिखा नीचे, एनिलिडा नीमाटोडा, चलो एनिलिडा कोई नीमाटोडा कहते हैं, जो ये एनिलिडा इसके नीचे, तो नीमाटोडा, तो एनिलिडा ही नीमाटोडा, यानी कई दिन अर्थवॉर्म तो देखा है ना, वर्मी कंपोस्ट वाला, बस वही चीज। सो इंसेक्ट्स और इन सब से, और इसके अलावा बैक्टीरिया, बहुत प्लांट को बैक्टीरियल डिसीज हो जाती है, तो उन सबसे भी बचाना है। बैक्टीरिया एंड एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग, बायो का मतलब ही होता है लिविंग, और जब ए बायो लग जाए तो नॉन लिविंग। ये बायोटिक, बायो हम सब बायो हैं कि नहीं, बायोटिक, बायो कैटलिस्ट, बायो ऑर्गेनिज्म को ऐसे कहा जा सकता है। तो ए बायोटिक पे क्या हो सकता है, ड्रॉट। पता चला किसान कह रहे हम तो कल पानी देना भूल गए, पूरा साल भर की मेहनत करा, कल पानी ही नहीं दिया, अब एक दिन पानी नहीं दिया तो उसका गेहूं खराब हो जाए, ऐसा होना चाहिए नहीं। यानी ड्रॉट हो जाए, थोड़ा बहुत पानी की कमी भी हो जाए तो फसल सस्टेन कर जानी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि सूखी जाए, बेकारी हो जाए। तो अच्छी वैरायटी होगी तो सस्टेन कर जाएगी, उसको ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होगी। ड्रॉट से भी बच जाएगी सैलिनिटी। तो बार बार तुमसे जैसे मम्मी पूछती मैन्योर ज्यादा तो नहीं डाला, गोबर की खाद ज्यादा तो नहीं डाला, अगर ऐसा किया तो एसिडिटी बढ़ जाएगी प्लांट में, सैलाइन हो जाएगा। अगर सही वैल्यू नहीं है, या कुछ लोग फिर सैलिनिटी को अच्छा ज्यादा डाल दिया तो चूने का छिड़काव करेंगे, क्योंकि चूना फिर उसको काट देगा। सैलिनिटी क्या होती है कि उसका एसिडिटी है, फिर उसको बेस का छिड़काव किया जाएगा। मिट्टी को हमें न्यूट्रल बना के रखना है, तो हमें ऐसा पौधा चाहिए जो सैलिनिटी को बरकरार कर सके। लेकिन कुछ को सैलिनिटी भी चाहिए। जब हम नारियल उगाते हैं तो 2 किलो नमक डालते हैं, जो केरल में रहते हैं उनसे पूछो जाके, कहते हैं नमक डालो खूब सैलाइन होगा तो खूब हरा भरा उगेगा। अच्छा नारियल यहाँ भी उगाना है तो यहाँ भी नमक की जरूरत है। तो हमें ऐसा पौधा चाहिए कि जो भारत के किसी भी कोने में, हर टोपोग्राफी में, हर रिलीफ पैटर्न में उग सके। समझ आई बात की नहीं? ये ना हो कि वो क्लाइमेटिक कंडीशन के कंस्ट्रेंट्स हो कि नहीं यहाँ तो इलायची नहीं उग सकती, वो तो केरल में ही उगेगी, मसाले नहीं उग सकते। ऐसी वैरायटी चाहिए कि अपने घर पे मसाले उगाएं, तो अच्छा हो जाएगा कि नहीं। वो सैलिनिटी से, सैलिनिटी का मतलब समझते हो साल्ट, तो साल्ट में अगर तुमने नया गेट लगाया बम्बई में चमचमाता हुआ, महीने भर बाद जंग लग जाएगा। इससे पता चलता है कितना सैलाइन। हवा आती रहेगी समुद्री नमकीन, अब हवा में नमक है, धड़धड़ा के गेट गिर जाए। इस तरीके से सैलिनिटी, इन सब से बचा होना चाहिए। वाटर लॉगिंग, वाटर, अगर जड़ों में पानी जमा हो गया है तो आपका सीड खराब नहीं हो जाना चाहिए, आपका प्लांट खराब नहीं होना चाहिए। हीट से बचाव कर सके, कोल्ड से बचाव कर सके, नहीं तो यहीं पे कहते हैं चूरू में पाला पड़ जाने से इतनी सारी फसलें खराब हो गई। तो इनमें से कोई 3 एग्जांपल लेके चले भाई राजस्थान में चूरू है, चूरू में बर्फबारी होती है। चूरू क्या है भाई सब मतलब आप देखो उदयपुर बहुत लोग गए, माउंट आबू गए हैं, लेकिन एक चूरू स्थान भी है। हाँ लेकिन हाँ, तो वहां पर बर्फबारी होती है पेड़ों। तो अभी जिसके यहाँ न्यूज़पेपर आता हो देख लेना, अभी 1-2 दिन में आएगा कि चूरू में बर्फ गिर गई। देखो हीट हो गया, कूल हो गया, इन सब से बचाव कर सके। इनमें से कोई 3 एग्जांपल। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब समझते हो? फ्रॉस्ट यानी बर्फबारी, इन सब से। तो जैसे कि 1-2 ये सारे हैं एबायोटिक कंपोनेंट, और ये सब क्या हो गए बायोटिक कंपोनेंट। इन सब से सो प्लांट्स में go down due to this. So high variety yields can bear these stress. High variety plants क्या होते हैं? Are not affected by these stress. वे इन सब प्रभावों से अपने आप को बचा ले जाते हैं। So good variety plants. प्लांट्स हो या सीड्स हो, कुछ भी लिखो, सीड अच्छी होगी तो अच्छा प्लांट होगा। सीड या प्लांट, सर सोनी आएगा या आएगा
आप बोल रहे हाँ तो सो आएगा, सो गुड वैरायटी प्लांट्स एट द डायरेक्ट। हाँ लिख लो। सो नहीं आएगा। है ना, वही पूछ आप बोलते वक्त बोल गुड रहे थे। वैरायटी प्लांट्स, ठीक है। में क्या होगा? नाउ may bear such stresses। ये प्लांट के लिए एक स्ट्रेस है। जैसे हम लोगों को स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, तो प्लांट का स्ट्रेस क्या है? धूप पड़ना, उसके लिए वो स्ट्रेस है। पानी ना मिलना, क्या वो उसके लिए स्ट्रेस नहीं है? तो ये सब स्ट्रेस है जो उसको झेल जाए, वही तो हाई वैरायटी मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? अब जरा नेक्स्ट देखो। अब जैसे कल पूछे जी सर ऐसा नहीं हो सकता कि रबी की फसल एक ही महीने में फोटो पीरियड में आ जाए, 2 ही महीने में काट लें, इसी में लगा तो फोटो पीरियड। ऐसा फसल चाहिए कि एक ही महीने में गेहूं तैयार कर दे। अब किसान 12 महीने में 12 फसल तैयार करे, पैसा कमाए। किसान की फोटो पीरियड यानी मेच्योरिटी पीरियड कम हो, देर से ना पके, लगाते ही पता चले आज हमने बोया, कल बैगन, आज बोल रहे हैं कल वहाँ सब फिर मैं भी खेती करना चाह रही हूँ, बैग ही पढ़ूंगी। रहमान की पॉकेट चरा ली थी उसने। चेंज इन मेच्योरिटी चेंज मतलब जल्दी जल्दी बढ़ जाए। लौकी भी उग जाती है। लौकी मतलब 1 किलो तौला और तौलते तौलते 1.5 किलो की हो गई। घर तो बढ़ती चली जा रही, घर कैसे होगा? घर पहुंचते पहुंचते 2 किलो 5 किलो की लौकी किचन में बड़ी है लौकी, पता चला छुरे से काट रहे हैं। सर ऊपर लेके जा रहे होते हैं मतलब वो जो ठेले वाला वो कह रहा कटोरी कटोरी में तो अभी ले भी जाना है, बढ़ जाएंगे। 3 लेके आया और रास्ते में भर गया ठेला उसको। So, that is shorten the duration between sowing and harvesting। समझ रहे हैं? Shorten the duration between sowing and जितना कम पीरियड रहे सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। पता चला मुदित ने बैगन खाया तो पूछने लगे कितने महीने का है? पता चला पेटी में पेट में बड़ा हो गया बैग। अब वो बैग में पैदा कर देंगे। सब लोग बैग में कितने महीने तो बैगन को जन्म तो फिर बोलो, अरे यार लौकी खाई थी क्या बता, बैगन खा लिया। बेचारा मुझे कभी कहाँ से मोर इकोनॉमिकल इज द वैरायटी। अगर शॉर्टर ड्यूरेशन में होगा तो क्या वो वैरायटी इकोनॉमिकल नहीं है? हम 2 महीने में तो वो हमारे लिए बचत का कारण है। मोर इकोनॉमिकल इज वैरायटी, मोर इज द वैरायटी। फिर ये बोलेगा कली का तो है। पानी भी कल ही लिया था तूने, कल ही खत्म कर दिया। Such a short duration, so इससे क्या होगा बताइए? In this, if such is the variety, then जो farmer can grow more crops per year। ऐसा होने से क्या होगा बताओ? अगर लेस पीरियड सोइंग टू हार्वेस्टिंग होगा
तो क्या वो 5 या 6 फसल नहीं उगा लेगा? Yes, sir. देन फार्मर कैन सो सर तो क्वालिटी नहीं घटी हैं, क्वालिटी में डिफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे ही आजकल आ रहे हैं। फार्मर कैन सो मोर क्रॉप्स पर ईयर। इसका मतलब है आजकल इंजेक्शन वाली जो लौकी सब आ रही सब ऐसे ही आ रही है, 2 दिन में बढ़ जाती है। मतलब घर ले जा रहे थे। इंजेक्शन लगा के बड़ा इंजेक्शन लगा के बड़ा कर देते हैं। सर, इंजेक्शन लगा के बड़ा कर देते हैं। तो मेरी को भी हमला करता अब देखो इस तरीके से नेक्स्ट इज वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि हम नारियल को केरल में भी यहाँ भी उगा सकें, तभी तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे कम हो जाएंगे। सो डेवलपिंग वैरायटी ऑफ सच सीड्स व्हिच कैन ग्रो अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। वो प्रिफरेबल में ना हो, सेब वहाँ उगता है कश्मीर में, यहाँ भी उगा लो। सो अगर वैसे ठंडक में उगता है, लेकिन अगर यहाँ उगा सको तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी नहीं है। हर कंडीशन, हर क्लाइमेटिक कंडीशन को वो अडाप्ट कर ले। उससे क्या करो, अगर ऐसे सीड्स हो तो उनकी कंडीशन बताई जा रही है, हमें ऐसे सीड्स चाहिए, हमें ऐसे सीड्स चाहिए जिन पे कीड़े न लगे, हमें ऐसे सीड्स चाहिए जो सूखे की मार झेल सके, हमें ऐसे सीड्स चाहिए जिनकी इंप्रूव क्वालिटी हो, तेल देने वाले तेल दें और प्रोटीन देने वाले प्रोटीन दें। हमें ऐसे सीड्स चाहिए जो दिन दूनी रात चौगनी बढ़त करें। हमें ऐसे सीड्स चाहिए जो क्रॉप में ज़्यादा उगे। ये लो अदृश्य सीड हम दिखेंगे भी ऐसे अवेलेबल ही नहीं है। 24 घंटे तेल। पर एकड़ इतना ही लो कि हम उस पे लेट जाए तो गद्दे की जरूरत ना पड़े, इतने कितने। अब जरा देखें helping sustaining crop production under different environmental conditions. So developing variety of seeds which can grow under different climatic conditions. तो वो हर सीजन में हर फसल में उग सकें। तो अगर हम ऐसा गेहूं करें तो हम फिर सर्दी रबी की क्या, हम जायद की फसल में भी गेहूं उगा लेंगे, हम हर जगह उगा लेंगे, क्योंकि वो तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में उगेंगे। तो ऐसा हो। अब जरा देखो नाउ, वैसे जो ठंडक होती है उस एक ठंड कड़ाके की ठंड चाहिए गेहूं को उगने के लिए, तो किसान खुश हो जाते हैं, ठंड पड़े अब मेरा गेहूं की फसल तैयार हो। ये चीज। अब बीच में एक बारिश। नाउ desirable agronomic characteristic. So desirable agronomic characteristic. Agronomic characteristics. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मान लीजिए हम ये फसल उगा रहे हैं तो इसी में ही खूब गेहूं आ जाए, और अगर मान लीजिए हम चारा उगा रहे हैं तो उसकी खूब सारी ब्रांचेज आए, तो चारे वाले पौधे बड़े हों लेकिन गेहूं के बड़े नहीं चाहिए, क्योंकि सारी एनर्जी बड़ा करने में चली जाएगी तो गेहूं को क्या मिलेगी? छोटे में ही उसमें क्या आने लगे, फल आने लगे। और जिसमें चारा चाहिए तो खूब प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग होनी चाहिए। तो ये पाउडर है और ये क्या है, वीट। Now, so that means tallness and profuse branching are desired for fodder crops. लंबे होने चाहिए, tallness and profuse यदि अधिकांश, branching is desired for fodder crops। और दूसरा क्या चीज चाहिए,
सीरियल के लिए क्या चाहिए? ड्रॉपनेस इज नीडेड इन सीरियल्स। अनाज में क्या चाहिए? बौने, ठिगने। ड्रॉपनेस इज नीडेड फॉर सीरियल्स, ऐसा हमें चाहिए, ठीक है? सो दैट desired agronomic characters help give, this will give higher productivity। फिर हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। छोटे में होगा तो वो उस जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं पा पाएंगे। जल्दी जल्दी अगर गेहूं उगने लग जाए तो उससे क्या होगा बोलो? ज्यादा। दिस विल गिव हायर प्रोडक्टिविटी। Now, so what measures we should adopt for improving crop quality? इतना सारा लिख सर एक रिक्वेस्ट, सब कर ले लेना, घर से पढ़ के आते हैं इसको। है ना सर? क्योंकि ये थोड़ा बहुत लेंथी है ना। ऑनलाइन आ ले लेना। ठीक है, कर लिया जाएगा इसका। हाँ सर, सर ऑनलाइन ले अब आगे की बात समझें। हाउ टू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। तो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट से हमारी फसलों को क्या नुकसान पहुंचता है? ओके, सो क्रॉप प्रोडक्शन गो डाउन। देखो, क्रॉप प्रोडक्शन गो डाउन, ठीक है, ड्यू टू बायोटिक कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल डिसीज, कुछ डिसीजेज हो सकती हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स, ड्यू टू वायरस। जो हंस रहा है वो पीछे बैठ जाए। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी, इनकी वजह से बीमारी होती है कि नहीं? फंगल डिसीज का, प्लांट्स में फंगस भी लग जाती कई बार। सो सफेद सफेद कहीं कहीं लग जाएगा, फंगल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज हो सकती है। या फिर क्या हो सकती है? मे बी ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड नीमाटोड्स, खा जाएंगे प्लांट। may be eaten by insect। टिड्डी दल कहीं पे जाएगा, चट कर जाता है मिनटों में फसलें। चारों टिड्डी, लोकस्ट जानते हो? टिड्डी। तो टिड्डी दल यहाँ पर है, ईरान से चलता है, अफगानिस्तान होते हुए फसलों को बर्बाद करते हुए भारत में आता है और फिर यहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करता है और यहाँ की फसलों को खूब नुकसान पहुंचाता है। हमेशा उससे बचने का क्या उपाय है? ऐसा होता है और फिर उसके बाद वही राजस्थान में मार डाला जाता है। अरे हमारे दिन का कनेक्टेड मे बी ईटन बाय इंसेक्ट्स और, ठीक है, एंड नीमाटोड्स। तो आपने ये देखा नहीं क्या टिड्डी दल को? नहीं देखा? बस क्या कर रही है? मुझे बहुत गुदगुदी होती है, मत कर। मेरे को नहीं होती। वो तो बात बहुत होती है, मुझे नहीं भाई ये
Attack of locusts cross. देख सब समझ गए। ये देखो आसमान में बैठ सब बड़ा करो। ये देखो आसमान में बैठो। ये सब टिड्डियां हैं। ये देखो टिड्डी टिड्डी है टिड्डी अब एरो बनाएंगे ग्रुप में उड़ रही हैं। बताओ कीड़ों के ऊपर मीटिंग हो ये जिस खेत में जाएंगे खा जाएंगे, सेकंड्स में खा जाएंगे। ये देखो जानवर टूट गए आधे में बच जाएंगे। देख तुम लोग बोलो आधे तो जाओ आधे तो जाओ आधे तो जाओ। अरे वो गेंदा का जिसमें एरो नहीं बना के ये देखो। कभी बॉम्ब बनाते हैं कैसे आधे तो जाओ आधे हो जाओ। सर प्याज ऐसे वाली है। प्याज बर्बाद ये देखो ये Fungus waiting to fulfill the first piece of these insects. Each the film was carried out, suggesting that insects ये हार्ट को रख देंगे तो टिड्डी कैसे खा जाएंगी देखना। अभी टिड्डी मिनटों में खा जाएंगे। असली हार्ट है। We decided to somewhat diversify our experiment. समझिए अभी ये कराएंगे फिर अलग से टाइम ना मांगेगा। इंसेक्ट्स एंड निमेटोड्स इन्हें खा जाएंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। और दूसरा क्या है एंड मे बी वर्सली अफेक्टेड। ठीक है ड्यू टू बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। वही चीज है जो लिखा रहे हैं पहले से ही। कौन कौन से हैं वही पांचों लिख दो सारे। ड्रॉट, सैलिनिटी नमकीन पना, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड फ्रॉस्ट। वाटर लॉगिंग पानी का जमा हो जाना, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट। इन सब की वजह से भी जो क्रॉप है वो वर्सली अफेक्टेड होती है। पानी जैसे जमा हो गया नीचे, कई बार चिकनी मिट्टी में पानी जमा हो जाता है। तुम अगर अपने पौधों को गमलों को ज्यादा पानी दो, नीचे जानते हो छेद किया जाता है गमले में। अगर नहीं करोगे उसमें पानी भर जाएगा, जड़ें सड़ जाएंगी। सर ड्रॉपनेस का क्या मतलब होता है? सूखा रॉटनेस। ऐसे हंसना नहीं चाहिए, कई चीजें हमें भी नहीं आती हैं और कई बार वो मैथ्स में तेज भी है। तो ऐसे कंपेयर भी करो कि हमें सर वो तो ड्रॉट होता है, इसमें ड्रॉप वगैरह क्या तो सर वो डॉफनेस ना बौनापन। समझ आई बात कि नहीं? कोई चीज नहीं आती है एकलव्य से पहले पूछो। आप लोगों को नहीं आती है सौम्य से पहले पूछो। वो हंसती है तुम लोगों पे, तुम्हें शर्म नहीं आती ना। व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स? What are the desirable agronomic characteristics for crop improvement? तो क्या है कि बिल्कुल यही चीज लिखना है। टालनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है हीट के बाद प्रोफ्यूज। हाँ इज नीडेड। ठीक है टालनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग किसके लिए चाहिए? फॉर फॉर्डर क्रॉप्स। फॉर्डर क्रॉप्स। और दूसरा चीज क्या है? डॉफनेस इज नीडेड। सीरियल डॉफनेस इज अपने नहीं हंस रहा है कि सीरियल्स को हम सीरियल्स बोलना है। नहीं हंसता कर देखो कितने मूर्ख हैं। सीरियल किलर इज नीडेड फॉर सीरियल्स।
ऐसे वो सौम्य हंसेगी जो टॉपर है, कहा कि देखो कितना पैसे के मजे जा रहे हैं, और जो कमजोर है सब कमजोर है हमसे, हम छठे नंबर पे ये 10 दोनों पे हंसती हो तो मजा नहीं। देखो अब यहाँ देख लीजिए। सो नेक्स्ट इज, पहली बात हमने क्या बताई कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एंड सेकंड इज क्रॉप इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट। सर क्रॉप प्रोडक्शन, पहले क्रॉप इंप्रूवमेंट आपने कर लिया, अब हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। तो दिस इज बी ना, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, वैरायटी तो कर ही ली, ये 6 चीज चाहिए। लेकिन हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहिए, तो क्या उसके लिए हमें चकबंदी कर देनी चाहिए। देख लो इंदिरा गांधी ने कराई थी, छोटे छोटे खेतों में मिला के बड़ा खेत बना देना, उससे क्या ट्रैक्टर चल सकेंगे। छोटे छोटे होंगे, तुम हल ही चलाओगे, वहाँ ट्रैक्टर घुस ही नहीं पाएगा, मेड़ टूट जाएगी। तो इस तरीके से अमेरिका में क्या होता है कि जो भी होता है सबको मालूम है किसका कितना खेत है, उसमें कोई बंदिश नहीं, सब मिलके चलाते हैं और शेयर ले लेते हैं, एक साथ करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बड़े बड़े खेत होंगे तो उसमें आपको मालूम है कि कितने बड़े बड़े एक ट्रैक्टर के पीछे वो लगे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि वो एक साथ कई एकड़ जोत देते हैं, एक साथ एक बार चलेगा। ऐसे कटिंग भी ऐसे ही होती है, हर चीज हार्वेस्टिंग बड़े पैमाने पर होती है, थ्रेशिंग उसमें से अनाज निकाल लेना, हार्वेस्टिंग। देयर आर मेथड्स, लार्ज फील्ड्स में किस तरीके से खेती होती है उसे। सो इट इज नीडेड। अब जरा देखें, जबकि हमारे पास एक खुला है, सो हाउ प्रोडक्शन इज डन इन लार्ज फील्ड्स, इसे आप देख लें। सर दिखा रहे हैं। हाँ, वो फोन का है। देखो हाउ फार्मिंग इज डन इन वेरी लार्ज फील्ड्स। तो टॉलनेस नहीं By the way, be useless, so nobody can use it. देखो ये देखो, From dairy to grain, cattle ranchers to your own backyard veggie patch, farming provides humans the food we need to survive. But of course, farms also come in all shapes and sizes. Today, we're going big, seriously big, to farms that are the size of entire countries. Today we're इतना talking farm about some जो of एक the country के largest बराबर। farms. But before we get into this video, don't forget, comment, like, and subscribe to the channel so you don't miss anything we post. The countdown begins in Queensland, Australia. Number 10, Australia में Barren ऐसा होता Downs. है। This cattle station is run in conjunction with Herbert Downs Outstation, and together they occupy a whopping 3,079,040 acres. It has loads of history. It was established in 1877, and to this day it is run as a working cattle farm. It is so Fresh big production. that the landscape changes drastically from one border to the other. It's about 3,335,600 It's still working as a cattle station. Traditionally, the land was owned by the Gurindji stockmen and house servants, and all of their families initiated this trade. It is around 3 million who live there, but it was not always easy. In 1914 and 1975 acres. So it does seem massive. 3,732,000 became infested with feral rats. Their cattle station is about to farm, just like today's injuries. The area also has a history and habit of flooding. In 1935, a man who came by plane had each cattle dumping being stolen. It is a land mass. The buildings are too. Much of a pretty penny a piece of land. And they focused on sheep farming, but they lost so many due to dingo attacks that they changed it to a cattle farm. Even today, life on Anna Creek and but as a whole, independent magazines in China, the China Entrepreneur Company has the fastest growing company in China. At the last count, they kept around 230,000 dairy cows and produced around 3,300 tons of raw milk each day. That just blows my mind. A large part of their land area is used to grow it. Farm is massive. It makes the other farms on our list look like stepped in to fill the need. Then the cows are comfortable, then the cows are milked, everything in between. One thing is बट ये चीज नहीं बता रहा है।
चैनल वाला लार्ज फार्मिंग टेक्निक ग्रोइंग भी बहुत बड़े स्तर पर होगी। वैसे ब्लैक कलर का ऐसे ये थ्रेशर है, ऊपर से डाला जाएगा। उस पे आ जाएगा चैनल टीवी अलग अलग शोज आते हैं ना, फोटो कितना किसी एक में आ जाएगा। मतलब आप देख लो ये कैसे पता नहीं क्यों एक साथ ऐसे कर रहा है। ये कितनी जल्दी जल्दी इसकी फ्लोइंग होती जा रही है और सोइंग होती जा रही है। सोइंग के लिए भी अलग अलग है। बड़े आसान से है ना, कटिंग है, ये हार्वेस्टिंग हो रही है। यहाँ पर दिखाया गया कई ट्रैक्टर हैं, वो बड़े बड़े These are the advanced technique for harvesting. यहाँ पर भी यही बात दिखाई गई है कि देखो प्लोइंग कितने बड़े स्तर पर हो रही है। प्लोइंग हो रही है हमारे ट्रैक्टर में कैसे होती है इंडिया में? इंडिया में तो एक से होती है और यहाँ कैसे हो रही है? वहाँ पर दूसरे कंट्री में इतने आदमी नहीं है कि आपकी टैक्सी पार्किंग के लिए दिए हैं। अपने आप पेटीएम कार्ड डालो, क्रेडिट कार्ड डालो, तुम्हारी टैक्सी अपने आप चली जाएगी, पार्क हो जाएगी, फिर डालो तो फिर आ जाएगी। कोई है नहीं वहाँ पे। कम पॉपुलेशन है, एक आदमी टाइम कुछ नहीं, अपने आप लिफ्ट से चली जाएगी, आ जाएगी। और जैसे पूरे जोधपुर शहर है ना, उसको 3-4 आदमी खेती करेंगे इतने में, बस इससे ज्यादा आदमी नहीं वहाँ। 4 आदमी कितनी खेती मतलब चार ही आदमी को इतने बड़े-बड़े खेत, खूब बड़े बड़े ट्रैक्टर और सब मशीन है, खूब उससे खेती कर लेंगे, उनको ज्यादा नहीं चाहिए। और यहाँ पे भारत में क्या है, किसी माँ के 10 बेटे हैं तो पहले आगे करेगी बड़े बेटे को, यही एक खेत चलाता है, इसकी शादी हो गई दूसरे को आगे कर देगी, इसी ने यही तो खेत चलाता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि जिस दुकान पे वही बेटा बैठेगा जिसकी शादी होगी। यही बेटा तो दुकान देख रहा है, दूसरा आएगा लड़की वाला, हाँ यही तो देख रहा है, करो इसके साथ शादी। फिर हटो अब तुम आओ बैठो यहाँ। अब तुम्हारी शादी कराने की बारी आती है। तो ये चीज है। Now, so in India, as in many other agriculture-based countries, farming ranges from very small to large farms. हमारे यहाँ क्या है, हमने विलेज टू पालमपुर पढ़ा है कि कई बार छोटे गांव भी है और कई बार क्या है बड़े बड़े गांव भी है। तो इसी तरीके से हमारे पास स्मॉल, वेरी स्मॉल फील्ड्स और वेरी लार्ज फार्म्स तक भी हैं। पंजाब में बड़े लार्ज फार्म्स हैं, हरियाणा में बड़े लार्ज फार्म्स भी हैं, ऐसा भी है। So different farmers have much or less land, money and access to information and technology. जैसे हम देखते हैं कि पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति का बहुत ज़्यादा असर हुआ है और वहाँ दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, दे आर वेरी नियर टू दिल्ली। हरियाणा में भी खूब मॉडर्न, नॉर्दर्न यूपी में भी खूब, मेरठ सहारनपुर में आप देखो तो खूब अच्छे तरीके से हो रहा है। सो एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई वैरायटी सीड्स, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं। देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन हाई इनपुट एंड यील्ड्स। इफ देयर इज हाई इनपुट, अगर आप ज्यादा पैसा लगाओगे तो ज्यादा पैदावार भी पाओगे। सो यहाँ पर ये क्या है, बाय यूजिंग, देखो
मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एडवांस मशीन्स, ठीक है, एडवांस मशीन्स, हाई वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, दैट इज हाई यील्डिंग, जिससे हमें यील्ड ज्यादा मिले। यील्ड का मतलब समझते हो, प्राप्ति, वैरायटी सीड्स, इन सब का यूज करो, ठीक है। और फर्टिलाइजर, गुड फर्टिलाइजर का यूज करो। और इसके अलावा प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक, कम पानी में भी सिंचाई हो, वाटर वेस्ट ना हो, एक ड्रिप होती ना वाटरिंग सिस्टम, तो इस तरीके से प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक ड्रिप इरिगेशन एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, की तुम्हारी जो फसल है उसको पेस्ट के द्वारा नुकसान न पहुंचे, तो पेस्टिसाइड डालते हैं, छिड़काव करते हैं। सो यूज ऑफ, अब ऐसा आजकल जो पेस्टिसाइड्स भी हैं वो ग्रीन केमिस्ट्री में आ गए हैं। ऐसे भी पेस्टिसाइड्स हैं जो नीम के पानी से बनाए जाते हैं, नीम के शहद से। सो उससे क्या होगा, आपके प्लांट में कोई ऐसी चीज नहीं पहुंचेगी कि जैसे डीडीटी, डाई इथाइल डाइक्लोरो, जैसे डाइफिनाइल बेंजीन, पहले ऐसे डीडीटी का छिड़काव किया जाता था, तो वो अगर वो हमारे अंदर पहुंच गया तो 60 सालों तक डिकम्पोज ही नहीं होता डीडीटी, लेकिन पहले उसका यूज किया जाता था। अभी भी कई जगह किया जाता है, इंडिया में, अमेरिका में तो मना हो गया है। तो लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या हो जाती हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, ऐसे वर्ड कभी सुने, और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो जमीन में पड़े पड़े कागज होगा जाए, गल जाए, और जो न गले प्लास्टिक, कांच, तो ऐसे डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर हम उसका छिड़काव करेंगे अल्टीमेटली हमारे ही अंदर जाएगा और 60 साल तक बना रहेगा। तो इस तरीके से यूज ऑफ गुड पेस्टिसाइड्स, इन सब का करके साइड्स का मतलब किलर होता है, मालूम है, पेस्ट का किलर, किसी बैक्टीरियोसाइड, पेस्टिसाइड। तो we can increase, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। साक्षी, क्रॉप प्रोडक्शन के बढ़ाने के और क्या तरीके हैं? क्या मिक्स्ड फार्मिंग भी हो सकती है कि एक रो में गोभी लगाई तो एक में आपने आलू लगा दी, क्योंकि गोभी के कीड़े आलू पे नहीं जाएंगे, फिर अगले में फिर से गोभी है, तो वो इस गोभी से उस गोभी तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि बीच में आलू। तो इस तरीके से मिक्स्ड क्रॉपिंग, रोटेशनल क्रॉपिंग, ऐसा करके भी हम क्रॉप को बढ़ा सकते हैं। उसके अलग अलग टाइटल में नाम दिए, वो सारी चीजें हम देखेंगे, अब वही देखेंगे। So, further, crop production can be increased by using mixed cropping and intercropping. ये भी लिखो, further crop production can be increased by mixed cropping and intercropping. अब आगे देखें कि ये सब हम कर सकते हैं। नाउ सर इनमें डिफरेंस बताओ। डिफरेंस का बता रहे आगे देखें। सो मल्टीपल क्रॉपिंग हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या चीज होती है? चलिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग डिफरेंस अलग से लिखाएंगे, सात डिफरेंस से पहले अलग अलग समझो। आप डिफरेंस की पहले बात करने लगती है, डिफरेंस लिखाई। अरे अंतर तो समझो पहले ना। इस पे क्या चीज होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग में कि
The practice of growing 2 or more crops simultaneously in the same land is called mixed cropping. ऐसा क्यों किया जाता है? Practice of growing, ठीक है, 2 or more crops, 2 or more crops simultaneously in a field. साइमल्टेनियसली मतलब साथ एक साथ. Simultaneously का मतलब together, साथ साथ. In a field is called mixed cropping. In this case, अगर मान लो 1 crop fails, आपका ये खेत है और आधे में wheat उगा दिया और आधे में आपने कुछ मान लो ग्राम उगा दिया, तो एक को जो दूसरी चीज चाहिए, तो दोनों रबी की हैं, लेकिन एक में अगर फेल होती है, पानी जितना चाहिए नहीं पड़ पाया, ठंडी नहीं पड़ी या कुछ नहीं पड़ी, तो दूसरी फसल तो रहेगी, उससे पूंजी तो निकाल ले जाओगे, कंगाल तो नहीं होगे. तो इस तरीके से इन केस 1 क्रॉप फेल्स, देन ऑल्सो वी कैन गेट आवर जो भी इनपुट कॉस्ट जो तुम्हारी लागत मूल्य वो तो निकल आएगा ना. समझ आई बात कि नहीं? So in this case, if 1 crop fails due to adverse climatic condition, if 1 crop fails due to adverse, भाई आप कहोगे कि पेस्ट माइट से तो हम कर लेंगे उसका, लेकिन क्लाइमेट से कैसे जीतोगे? क्लाइमेट से कोई जीत पाया? एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, तो क्या हो जाएगा? देन वी कैन गेट सम कॉस्ट फ्रॉम अदर क्रॉप, ठीक है. देन क्या चीज लिखी जाए? Our loss may be reduced due to success of other crops, है ना? Success of other crops. तो इस चीज को क्या कहेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे. तो 2 चीज उगाई जा सकती है. अच्छा, इससे क्या होता है? मिक्स क्रॉपिंग के कुछ फायदे हैं. द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेल्योर इज रिड्यूस्ड. टोटल क्रॉप फेल्योर नहीं होगा, कि पूरी फसल बर्बाद नहीं होगी. दूसरा, ये भी कहा जाता है किसानों से कि आप भाई 100 रुपए डालो और उसके बदले में जो तुम्हारा नुकसान होगा वो गवर्नमेंट देगी. तुम इंश्योरेंस करा लो अपनी फसल का. तो फसल का भी इंश्योरेंस होता है. और क्या होगा? अब जरा देखें कि ड्यू टू मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है. खराब हो गई तो देख लो, ड्यू टू मिक्स्ड क्रॉपिंग fertility of soil is increased because one crop needs protein and other needs carbohydrate. तो अब सॉइल कहेगी उसको ये दे देंगे, उसको ये दे देंगे. अब दोनों ही उसका खून चूसने में लगी तो बेचारी क्या करे. तो वो ऐसी फसलें उगानी है मिक्स क्रॉपिंग में कि उनको अलग अलग चीज चाहिए. सच क्रॉप्स आर सेलेक्टेड, वो हम दिखा देंगे कि कौन कौन सी चाहिए, किसके साथ क्या उगाएं. तो उससे क्या होगा? एक दाल वाली उगाओ तो एक सीरियल वाली उगाओ, तो ये बुद्धिमानी है. तो फिर अगले टाइम पे जब हम कहें रोटेशन कर दो, ग्राम इधर बोलो, यहाँ से सब प्रोटीन चला गया, अब इधर ग्राम उगेगा और इधर जैसे वो व्हील नहीं होती, स्पिनिंग व्हील. अब तुम यहाँ अच्छा वेजिटेबल, यहाँ जायद तुम उगो, यहाँ रबी उगो, यहाँ खरीफ उगो,
घुमा घुमा के। इनको कुछ और चाहिए, इनको जिंक फास्फोरस चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए। तो अब जहाँ दाल उगाई थी वहाँ पीछे से सब्जी उगेगी और जो दाल यहाँ पहुँच जाएगी। तुम्हारी ये फसल है, उसको क्रॉप रोटेशन कहेंगे। मिक्स्ड क्रॉपिंग आल्सो कैन बी डन विद क्रॉप रोटेशन। एक इंटर क्रॉपिंग अलग है, अभी जो पहले बताई थी। एक लाइन बना दी उसकी गोभी की, एक बना दी आलू की, एक बैगन की, फिर इसका उसमें नहीं, इसका उसमें नहीं किया, फिर से गोभी गोभी आलू बैगन, गोभी आलू बैगन, गोभी आलू बैगन। तो उसको क्या कहेंगे? इंटरक्रॉपिंग। तो जो एक में डिसीज लगेगी वो दूसरे गोभी के लाइन में नहीं आएगी, क्योंकि बीच में आलू पड़ गया। ठीक है कि नहीं? मिक्स्ड क्रॉपिंग आल्सो कैन बी डन विद क्रॉप रोटेशन। सो ड्यू टू मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होगा बताइए? कि टोटल फेल्योर ठीक है, ड्यू टू इन मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऐसे लिखो, इन मिक्स्ड क्रॉपिंग टोटल फेल्योर ड्यू टू अनसर्टेन मानसून। नेवर अकर्स। टोटल फेल्योर होगा कभी? बोलो कि नहीं होगा। टोटल फेल्योर नेवर अकर्स। एक फसल खराब होगी, दूसरी तो नहीं होगी ना? अगर पंचायत हो गई तो है, हो गई तो किसान की किस्मत खराब। तो सोते रहो तो हो ही जाएगी। अब यहाँ पर अब देखिए दूसरी चीज है, farmer chooses such pair of crops, such pair or a triplet of crops। तीन उगा रहे तो ट्रिपलेट है, और दो है तो पेयर। क्रॉप्स विच नीड्स डिफरेंट सॉइल सप्लीमेंट्स, जिनको मृदा तत्वों से अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसान उन फसलों को बुद्धिमानी से उगाता है। फार्मर वाइजली चूजेस दोज क्रॉप्स विच नीड्स डिफरेंट सॉइल सप्लीमेंट्स। जैसे ज़्यादा सब्जियां हैं, उनको जिंक चाहिए, फास्फोरस चाहिए, उन नाइट्रोजन अमीनो एसिड किसको चाहिए? नाइट्रोजन किसको चाहिए? दालों को। दाल को नाइट्रोजन चाहिए, उसी से अमीनो एसिड बनता है। और तीसरा चीज क्या है? अमीनो एसिड का फार्मूला दिखाई दिया था। और तीसरा क्या है? सीरियल्स है, उनको कहीं कुछ नहीं, पानी दो, कार्बोहाइड्रेट ही तो बनाना, जमीन से पानी, ऊपर से CO2। कार्बोहाइड्रेट करने में कुछ है ही नहीं। विच नीड्स डिफरेंट सॉइल सप्लीमेंट्स। सो इससे क्या होता है? ऐसी बात समझ आ गई? इफ सच if mixed cropping is done with rotation, then soil supplements are replenished in due time। अब देखो जरा, ये मान लीजिए यहाँ पे ये तीन गोले हैं, ये देखिए ये, तो यहाँ व्हीट उगा दिया और यहाँ ग्राम उगा दिया चना, और यहाँ पर वेजिटेबल। तो अब इसको रोटेट कर रहे हैं, घर में चार्ट बना लिया, तो अब वेजिटेबल, और फिर यहाँ क्या आ गया? वीट, और यहाँ ग्राम। फिर ये और रोटेट हो गई, VWG, V वहाँ, W यहाँ, वेजिटेबल ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से घड़ी बन गई कि नहीं? 12 से 1। बीच तो इस तरीके से फर्स्ट 4 मंथ्स। तो आप मान लीजिए आपने जनवरी टू अप्रैल, सर ये बनाना है, वो बना लें। मैं सिखा रहा हूँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर टू दिसंबर। तो इस तरीके से रोटेट हो रही है नहीं क्रॉप। सो इफ मिक्स्ड क्रॉपिंग इज डन विद क्रॉप रोटेशन, देन द सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन ड्यू टाइम।
शाहजहां की तरह ना बनो। उसका क्या था, उस 17 साल में 17 बच्चे हुए मुमताज। एक बच्चा दे दिया, अब चलो फिर दूसरा दो। 20 साल में 21। हाँ, और फिर मर गई तो ताजमहल खड़ा कर दिया। So if mixed cropping is done with, किसके साथ की जाए बताओ, क्रॉप रोटेशन, देन क्रॉप रोटेशन समझ में आ गया कि कैसे होता है, ये रोटेट हो रही है। देन सॉइल न्यूट्रिएंट, जो सॉइल है ना वो डिप्लीट हो जाती है न्यूट्रिएंट से, लेकिन वो रिप्लेनिश भी हो जाती है। जब धीरे धीरे उसको खूब इस्तेमाल करो तो डिप्लीट नहीं हो जाएगी। सो सॉइल न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड इन ड्यू टाइम। तो अगर आपसे कभी पूछे जाए कि मिक्स्ड क्रॉपिंग के क्या फायदे हैं, तो ये 3 फायदे हैं, ठीक है। और चांसेस, तीसरी चीज क्या है कि सॉइल क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, सॉइल क्वालिटी इज improved, ठीक है। एंड चांस ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन इज रिड्यूस्ड, चांस ऑफ पेस्ट अटैक, देख लो। जैसे ऐसा हो कि बैक्टीरिया अपने बच्चे से बोला अभी रुको रुको, अभी एक और फसल आएगी फिर से तुम्हें खिलाएंगे, अभी अब गेहूं बोने जा रहा है, और लो ये तो ग्राम बो दिया। उसको चक्कर लगा, गेहूं बोया और अपने बच्चों को बोला कर दिया, कोई बात नहीं, रुको रुको अभी फिर से बोएगा, फिर तुम्हें खिलाएंगे। और पता चला वहाँ वेजिटेबल बो दी गई, तो वो अब वो जो बैक्टीरिया है वेजिटेबल के किसी काम का नहीं है। गेहूं के अलग बैक्टीरिया होते हैं, हर फसल का अलग बैक्टीरिया है। ऐसा नहीं कि तुम सिंपली किसी पे कोई पेस्टिसाइड नहीं डाल सकते। तो इस तरीके से लेवल की माइग्रेशन करेंगे। यहाँ पर वो क्या है कि उनका अटैक रिड्यूस हो जाएगा, वो मर जाएंगे खुद ही। ग्राम उगेगा तो ग्राम में कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो उनका है। और सॉइल क्वालिटी कैसे इंप्रूव करी जाएगी, किसान पराली ना जलाए, उसकी उसमें मल्चिंग कर दे। जितना ग्राम का नीचे का बचा हुआ है ना हिस्सा, ग्राम काटने के बाद उसी पे चला दे अपना हल, मल्च हो जाए, कूच डाले। मल्चिंग समझते हो ना, उसी को उसी में चला दे, तो अब बाकी प्रोटीन उसी की नहीं हो गई, ये जमीन की, उसने जितनी दी तुम्हें जितनी चाहिए बाकी उसको लौटा दो। ऐसे सब्जी है, जिंक निकाल लो मिर्च का, बाकी उसको लौटा दो। भाई जिंक ही तो लगाया जाता है चेहरे को गोरा होने के लिए। हीरो हीरोइन क्या लगाते हैं, जिंक, जिंक की जिंक की क्या कौन लगाता पॉलिश। और नहीं, मुझे नहीं लगा रही, अब तो हीरोइन बन भी नहीं रही है। बहुत आसान है, एक बार करके तो देखो, मिर्च का पेस्ट बनाओ। हमने तो सब दिन रात भी करते हैं। अब आगे देखें इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि इफ, ठीक है, क्रॉपिंग इज डन, 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन, ठीक है, विथ सम डेफिनिट पैटर्न इन ए फील्ड। मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात कर रहा हूं, देख लो। इफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, कई फसलें उगा रहे हो कि नहीं, if cropping is done with some definite pattern, जैसे कि as 1 1 2, ठीक है, या 1 3 1 1 1 या 1 3, मतलब एक गोभी तीन कतार आलू की, फिर एक गोभी 3 कतार, ऐसे नहीं,
गोभी गोभी मटर मटर, गोभी गोभी मटर मटर, गोभी मटर आलू, गोभी मटर आलू, 3 लाइन। समझ में आएगा। वहाँ देखो तो पता चलेगा। सर नहीं एक बार ये इंटरक्रॉपिंग, क्योंकि कुछ लोग खेत से सीधा बिलोंग करते हैं, कुछ नहीं भी करते, वो यहाँ देखें, तो ये नहीं करते तो यहाँ देखें। ये इंटरक्रॉपिंग देख रहे हो कि नहीं? ये गोभी मटर गोभी, 1 2, ये देखो एक फसल दूसरी फसल फिर गोभी, वो तो कर ही देंगे। मतलब इंटरक्रॉपिंग में एक फसल के बाद दूसरी उगाई जाती है, फिर क्या उगाई जाती है? तीसरी। ये देखो इंटरक्रॉपिंग, एक दूसरी हाँ, एक छोटा एक बड़ा। नहीं, छोटा बड़ा नहीं, पौध टाइप लग रही है। ये समझ लिया इंटरक्रॉपिंग में। ये देखो ना होने दो, लेकिन आप देख तो रहे हो ना, अलग अलग नहीं दिख रही आपको। अदरक, ये गोभी, सीताफल, ये देखो ये इंटरक्रॉपिंग देखी। ये देखो कि केले और पपीते का इंटरक्रॉपिंग, ये देखो एक डोसा एक बर्गर। मैं डोसा ये खाऊंगी। देखो, अब ये देखो केला पपीता, केला पपीता, आप देख रहे हो एक पपीता, आप देख नहीं रहे हो कैसे पैटर्न है। फिर से देखो, अब ध्यान से, पपीता के बगल केला है, नीचे पपीता केला अल्टरनेट। ये तो ऊपर लगा, इससे क्या फायदा? अब इससे क्या होगा, जो कि पपीते के कीड़े हैं वो दूसरे तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें केले से होके जाना पड़ेगा, लेकिन केले को वो नहीं क्रॉस कर पाएंगे, और फिर पपीते बने। तो पपीते के वो है ना, पपीते के हैं तो इस तरीके से वो लौट आएंगे, अपना रास्ता भूल जाएंगे। भाई आप ये देखो ना, इंटरक्रॉपिंग कुछ कुछ समझ में आई कि नहीं आई? सर पहले केला फिर पपीता। ये देखो, तो इंटरक्रॉपिंग मिश्रित खेती, जरा देखो क्या यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है मिश्रित खाद? कृषक अनुज जग सिंह ये बता रहे हैं आपके लिए। देखो इंटरक्रॉपिंग दिखी, यस सर। एक फिर दूसरी फिर 1। ओके, समझ में आ गई बात? अल्टरनेट लगा दो। सो इस तरीके से नहीं सर ये रेशो समझ गया। रेशो समझ में आ गया ना? मतलब ये 3 क्यों है, वो 3 कैसे होगा? एक लाइन गोभी, सुनिए जरा, एक लाइन गोभी, एक लाइन मटर, 2 लाइन आलू, आप फिर से एक लाइन गोभी मटर आलू आलू। सर तो आलू क्यों है? ऐसा, अब जैसे तुम्हें ये शंका है कि मटर के कीड़े दूर तक जा सकते हैं, तो कहता हूँ 2 आलू लगाएंगे, अब जाएगा। आलू में सर आलू के कीड़े तो अब जैसे आलू सस्ता बिकता है तो 2 आलू लगा दो। समझ गया सर, मैं समझ गया। समझ नहीं पाए? गोभी मटर मटर मटर, वो दूर होने के लिए दो लगा देते हैं। लॉगिंग चल रही है। तो ये जो चीज होती है, which means after one row of certain crop, one row of certain crop, other row, ठीक है, other row of other crop, next row will be of other crop, next row will be of other crop followed by next 2 rows of other crop। सही बात है कि नहीं? सर ऐसे सबको डिफाइन मत करो, एक को डिफाइन। ये चीज है, इसका मतलब क्या हो, इट ग्रेटली रिड्यूसेस द चांस ऑफ ये प्लांट डिसीज। इससे क्या होता है, इट ग्रेटली रिड्यूसेस द चांस ऑफ प्लांट डिसीज एंड गिव्स सॉइल
एंड प्लांट्स कैन एक्सट्रैक्ट बेटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। अगली बगल तो है, वो कह रहा है हमें जिंक चाहिए, वो कह रहा है हमको कहता तुम जिंक लो, तुम कार्बोहाइड्रेट लो, अगली बगल तो हो। उसमें दूर हो गया, उसमें यहाँ की मिट्टी वहां थोड़ी ना जाएगी, इसमें वो एक हाथ से इसको बर्फी देगा, इसको लट्टू। तुम्हें जिंक चाहिए जिंक लो, तुम्हें जो चाहिए फास्फेट, है ना, डबल फायदा। इस तरीके से in this case soil can better supply nutrients to different kinds of plants. गोभी मटर मटर मटर, गोभी मटर मतलब 3 बार मटर, तीन रो मटर की। तो तीनों भी खराब हो जाएंगे। ऐसा होगा कि तीनों ही खराब होंगी, खराब। सबसे अच्छा होगा। हाँ, ये अच्छा है। तो डिफरेंट काइंड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड the plant disease, chance of plants disease is eliminated. Chance of plant disease is eliminated. बोलो, ये मतलब अब चांस नहीं रह गया। जहां तक रही बात सृष्टि के कहने की कि इनके सातों डिफरेंस दिखाओ, वो अगले क्लास की बात। जैसे साथ ही साथ वो बोल रही हम साथ साथ हैं। हमारा क्या है? वीडियो और ये पूरा मैं साथ में